नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इनर वर्क के ऊपर एक प्रॉपर सीरीज़ बनाइए कि इनर वर्क होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। हालांकि बीच बीच में मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, बट ये जो सीरीज़ इनर वर्क की चल रही है ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें इस जर्नी से रिलेटेड जितने भी इनर वर्क एक डिवाइन बीइंग को करने होते हैं वो सारे 1 by 1 सीरीज़ इस सीरीज़ में आपसे शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्क को स्मूथली कर पाएँ। आज हम इस सीरीज़ में जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम समझने जा रहे हैं वो है एंगर इशू। मैंने बहुत सोचा कि इस इनर वर्क को कहाँ से स्टार्ट किया जाए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से ही सारी चीज़ें बताई जाएं, ये नहीं कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसीलिए ये सीरीज़ बनाई जा रही है और इस सीरीज़ को चक्र के हिसाब से इश्यूज़ और उन प्रॉब्लम्स को लिया जा रहा है जो आप अपनी इस जर्नी में सॉल्व करते हैं या जिन इश्यूज़ को आपको हील करना होता है। सबसे पहले रूट चक्र से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उन्हें आपको हील करना होता है और उनके ऊपर काम करना होता है। जिसका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है वो चाहे कितने भी अपने चक्रास को बैलेंस कर ले, जब तक वो ग्राउंडिंग नहीं करता, इट मीन्स जब तक वो अपना रूट चक्र को बैलेंस नहीं करता तब तक वो सभी चक्रों की जो एनर्जीज़ है वो सही से वर्क नहीं करती है। कहीं ना कहीं इल्यूज़न में आप रहते ही हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है और क्या नहीं करना। आपको लगता है कि आपका थर्ड आई चक्र बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, फिर ऐसा क्या है जो आप इस जर्नी में बार बार स्टक हो जाते हैं? बिकॉज़ आप अपने इश्यूज़ को डीपली समझ नहीं पाते हैं और उन्हें हील नहीं कर पाते हैं। किसी भी वर्क की जो स्टार्टिंग है वो बेस से की जाती है। जो रूट चक्र है वो आपका बेस चक्र है। इट मीन्स जितने भी चक्रास आपकी बॉडी में होते हैं उन सब की शुरुआत रूट चक्र से ही होती है। रूट चक्र को हील करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें भी सबसे पहले आपको अपने एंगर इशू को हील करना होता है। इसीलिए जितना भी मेडिटेशन का इनर वर्क आपको दिया जाता है या आपको कोई भी मेडिटेशन करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले आपको अपने एंगर इशू को हील करने के लिए बोलता है। आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। यहाँ पर मैं दोनों ही तरीके के एंगर के बारे में बात करूँगी, एक एक्टिव एंगर और एक पैसिव एंगर। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो एक्टिव एंगर है वो ही सबसे ज़्यादा भयंकर या डिस्ट्रॉय करने वाला एंगर होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा जो भयंकर है वो पैसिव एंगर होता है। अब आप सोचेंगे कि एक्टिव एंगर और ये पैसिव एंगर होते क्या हैं? तो एक्टिव एंगर वो जो सामने से आप गुस्सा दूसरों के ऊपर या चीज़ों के ऊपर निकाल देते हैं, उसमें आपका जो एक्शन है वो इंक्लूड होता है, उसे आप एक्टिव एंगर कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक पैसिव एंगर भी होता है जिसमें आप कोई एक्शन नहीं करते लेकिन आपके अंदर वो एंगर होता है।
जो एक्टिव एंगर है वो फिज़िकल बॉडी को या फिज़िकल वर्ल्ड को इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन जो पैसिव एंगर होता है वो आपके इनर वर्ल्ड को, मीन्स अंदर से आपके इमोशंस को, आपकी बॉडी को, आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक बच्चा है जिसको बहुत तेज़ गुस्सा आया, उसने चीज़ों को तोड़फोड़ की, अपने साथ वाले बच्चों से लड़ाई झगड़ा किया, चांटा मारा, कई बार तो इतना ज़्यादा एंगर इशू होता है कि बच्चों को फिज़िकली हार्म किया, उसका सिर फोड़ दिया, XYZ। मीन्स कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा ये इशू बढ़ा हुआ होता है उतना ही ज़्यादा आप फिज़िकली उसको एक्शन के रूप में अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पर आप अपनी बॉडी से उस टाइम उस एंगर एनर्जी को रिलीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आपने उस एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है। एट ए टाइम आप रिलैक्स हो जाते हैं और बाद में आपको गिल्ट फील होता है कि आपसे क्या हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिव एंगर होता है इसकी वजह से कई बार आपके बहुत अच्छे रिलेशंस जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कब कब में आपने वो सब कर दिया जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर मैं एक टेस्ट बोलूँगी आपको अपने आप करने के लिए कि आप एक टेस्ट कीजिए और देखिए आपको कौन सा सन पसंद है। आप एक ड्राइंग पेपर लीजिए और उसके ऊपर सन की फ़ोटो पिक्चर बनाइए और आप सन की फ़ोटो पिक्चर में कौन कौन से रंग फिल करना चाह रहे हैं, सन की रेज़ कैसे आप दिखाना चाह रहे हैं। नॉर्मली सभी लोग सन की रेज़ बाहर की साइड ही दिखाते हैं, लेकिन उन रेज़ में भी आप कितनी हाई रेज़ या कितनी लो रेज़ दिखा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप उसकी रेज़ बहुत हाई लेवल की दिखाते हैं उतना ही आपका एंगर इशू होता है। लेकिन अगर ये बैलेंस में होते हैं तो इट मीन्स कि आपने अपने एंगर इशू को हील कर लिया है। सन हमें एनर्जी देता है तो उसकी रेज़ बाहर की साइड आएंगी ही आएंगी, लेकिन आप कैसे पहचानें कि वास्तव में जो रेज़ हैं वो हार्मफुल हैं या नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी मॉर्निंग के सन को देखिए। जिन लोगों को मॉर्निंग का सन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इवनिंग का सन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बैलेंस्ड एनर्जी है। यही रीज़न है कि आपको मेडिटेशन भी मॉर्निंग या इवनिंग में ही करने के लिए कहा जाता है। जो मॉर्निंग और इवनिंग का मेडिटेशन होता है वो आपको कूल और पीसफुल स्टेट में लेकर जाता है, आपको मेंटल पीस देता है, आपके एंगर इशू को भी हील करता है। इसके अलावा जो भी मेडिटेशन आप करते हैं, अगर आप आफ्टरनून में मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एंगर इशू में कोई भी चेंजेस उतने ज़्यादा आते नहीं हैं। उसके लिए फिर आपको स्पेशल टेक्निक से अपने एंगर इशू को हील करना होता है। अब वापस हम वहीं आते हैं कि कैसे हम पहचानें कि ड्राइंग से हमें पता चले कि हाँ हमारा एंगर इशू बहुत ज़्यादा है। अगर आप सन बनाते वक्त अपनी ड्राइंग में रेड कलर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सन बनाने के लिए बहुत सारे लोग गोल्डन येलो कलर यूज़ करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल येलो कलर यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग येलो के साथ साथ रेड कलर भी यूज़ करते हैं। अगर आप सन को बनाते वक्त येलो एंड लाइट ऑरेंज दोनों मिक्स करके यूज़ करते हैं, इट मीन्स आपका जो एंगर की स्टेट है वो बैलेंस है, वो ना तो बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। 3D वर्ल्ड में ग्रोथ करने के लिए हमें इसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप इसमें से रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं या ऑरेंज कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर येलो कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट मीन्स आपका जो एंगर इशू है वो हीलिंग मांग रहा है। साथ ही साथ आपकी रेज़ बाहर कैसे निकली हुई हैं,
सारी किरणें बड़ी बड़ी बाहर की साइड हैं। इट मीन्स कि आप अपना जितना भी एंगर है वो दूसरों के ऊपर निकाल देते हैं या फिज़िकल चीज़ों के ऊपर निकालते हैं। लेकिन अगर आपकी वो रेज़ बैलेंस में है, एक बड़ी और एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, इट मीन्स कि आपका जो एंगर इशू है वो फ्लैक्चुएट होता है, कभी वो ज़्यादा होता है, कभी वो कम होता है। लेकिन अगर आपकी सारी जो रेज़ हैं ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो आप बैलेंस हैं। जो लोग सन को बनाते वक्त उसकी रेज़ बहुत छोटी छोटी सी निकालते हैं, मीन्स जितना आपने सन बनाया है उसके मुकाबले बहुत छोटी छोटी रेज़ निकाले हैं, किरणें बनाई हैं, इट मीन्स आपको गुस्सा आता तो है लेकिन बहुत लो लेवल पर आता है। तो ये तो हुआ हमारा एक्टिव एंगर के बारे में कि हम कैसे पहचानें कि हमें ये एक्टिव एंगर इशू है या हम गुस्सा दूसरों के ऊपर निकाल देते हैं और हमें अपना इस एंगर इशू को हील करना है। एक दूसरा एंगर इशू होता है जिसे हम पैसिव एंगर बोलते हैं। उसमें आप लोग जो ड्राइंग बनाएंगे, इसको भी मैं कहूँगी आप पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाइए, लेकिन बहुत कम लोग इस तरीके का सन बनाना पसंद करते हैं। वो क्या करेंगे, वो राउंड शेप तो बना देंगे बट उसकी जो रेज़ है वो नहीं बनाते। नॉर्मली सन में रेज़ होती हैं लेकिन वो लोग रेज़ नहीं बनाते, ओनली सर्कल बनाते हैं। सिर्फ कलर से पता चलता है कि ये सन है या मून है। और इस चीज़ का पता चलाने के लिए आप उसके अंदर कलर कौन से फिल कर रहे हैं। कलर का मैं सेम ही बोलूँगी कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर आप अपने इस सन को बिना रेज़ के रेड कलर ज़्यादा इसमें यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने अंदर उस एंगर को पाल रहे हैं, आप उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंगर आपको अंदर से बहुत ज़्यादा आपके डीप इमोशंस को बर्न कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप अपनी इन फीलिंग्स को जब सप्रेस करते हैं, उनको दबाते हैं, तब आप कितनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ये धीरे धीरे ये फीलिंग्स दबते दबते सप्रेस होते होते इतना विराट रूप ले लेती हैं कि एक बहुत स्मॉल पार्ट से लेकर एक माउंटेन के रूप में अंदर बन जाती हैं। और जब ये आपके साथ होता है तो उसके बाद ये सरफेस लेवल पर निकलना शुरू होता है, और जब ये सरफेस लेवल पर निकलना शुरू होता है तब वो एक्टिव एंगर से भी ज़्यादा डेंजर होता है। तब आप ना तो अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, ना अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप फील नहीं कर पाते हैं। आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ तो इस थेरेपी में जब एंगर इशू रिलीज़ करते हैं, उसमें आपके अंदर कितना एंगर भरा हुआ है तब आपके सामने आता है कि आप कितने टाइम से अपनी पर्सनैलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। मीन्स एक वो पर्सनैलिटी जो आप बाहर से लोगों को दिखाते हैं, और एक वो पर्सनैलिटी जो एक आपके अंदर चल रही होती है। आपके अंदर जो आपका इनर चाइल्ड है वो डिफरेंट फील करता है, और जो आपका बाहर जो पर्सनैलिटी है वो बहुत डिफरेंट फील करती है। और इसको समझने के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग कॉलिंग के लिए 2 नाम यूज़ करते हैं, मीन्स उनको प्यार का नाम किसी और नाम से पुकारा जाता है और ऑफिशियल नेम कोई और है, उस नाम से पुकारा जाता है। इसमें भी जिस नाम को सुनकर उनको ब्लेसफुल फील होता है, अंदर से प्लेजरफुल फीलिंग आती हैं, वो कहीं ना कहीं उससे अटैच होते हैं, और जिस नाम को सुनकर उनको गुस्सा आता है तो उस पर्सनैलिटी से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब इस डबल पर्सनैलिटी में आ गए हैं। अपनी फीलिंग्स को आप इतना सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं कि वो आपको अंदर से तोड़ रही हैं।
और ये धीरे धीरे आपके रिलेशंस के अंदर बाहर निकल कर आती हैं। होना तो ये चाहिए कि जब भी आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप बिना गुस्सा किए अपने मन को शांत रखकर अपनी उस बात को बाहर रखें। इट मीन्स मैंने ये नहीं कहा कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको पी जाएं। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ना तो अपने आप को फिज़िकली हार्म करना है, ना ही सामने वाले को फिज़िकली हार्म करना है। आपको शांति से उस टाइम कूल रहना है और सही टाइम पर आकर उन फीलिंग्स को क्रिएटिव तरीके से सामने वाले के सामने रखना है कि आपकी ये बातें मुझे बुरी लग रही हैं क्योंकि इनसे मुझे पेन हो रहा है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते और अपनी फीलिंग्स अपने लव्ड वन से शेयर नहीं करते तो ये ही फीलिंग्स सप्रेस होते होते एक कड़वाहट का रूप ले लेती हैं और ये कड़वाहट आपकी लाइफ को अंदर से बर्न करने लग जाती है, आपके लव्ड वंस की फीलिंग्स को बर्न करने लग जाती है। आप अंदर से इतना ज़्यादा टूट जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को जला चुके होते हैं कि आपको फीलिंग्स ही फील होना बंद हो जाती है। इन सभी इश्यूज़ को आप हील कैसे करें? इट मीन्स सॉल्यूशन। इन सभी इश्यूज़ को आप दो तरीके से हील कर सकते हैं। या तो आप अपने एंगर की एनर्जी को क्रिएशन में चेंज कर दें, मीन्स उस ऊर्जा को किसी ना किसी चीज़ को क्रिएट करने में लगा दें तो आपकी वो ऊर्जा बाहर आ जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा जो थेरेपी है मैं कहूँगी ड्राइंग थेरेपी है। आपको जो भी गुस्सा आ रहा है आप एक ड्राइंग बनाइए, उसके ऊपर सब निकाल दीजिए। दूसरा तरीका है राइटिंग। आपको जिस भी बात को लेकर गुस्सा आ रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप राइटिंग कीजिए और अगर आपको लगता है कि उस राइटिंग को पढ़ने से आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं तो उनको जला दीजिए। मैं फाड़ना नहीं कहूँगी, क्योंकि फाड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं वो इमोशंस रह जाते हैं। सीधी सी बात है, आप लिखिए, आपको सामने वाले को जो भी कहने का मन कर रहा है आप पेपर में लिखिए और उनको बर्न कर दीजिए और उस ऐश को फ्लैश कर दीजिए। इस तरीके से हम इस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके साथ वो नेगेटिव एनर्जी अंदर स्टोर होती रहती है और सेम जब एक चीज़ स्टोर होगी तो कभी ना कभी तो वो इतनी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी कि वो ब्लास्ट करेगी। मीन्स बैलून में उतनी ही हवा भर सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है और एक टाइम के बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अपने इमोशंस को अगर हम सप्रेस करते रहते हैं, अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और एक सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग जो सॉल्यूशन है वो है आपको हीलिंग थेरेपीज़ लेना। मीन्स आप हीलिंग थेरेपीज़ ले सकते हैं। ये हीलिंग थेरेपीज़ बहुत डिफरेंट काइंड की होती हैं। आप स्टोन हीलिंग थेरेपी ले सकते हैं, इमोशन हीलिंग थेरेपी ले सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ के लिए पे कर सकते हैं। क्योंकि ये जितनी भी थेरेपीज़ हैं ये विदाउट मनी फुलफ़िल नहीं होती हैं। आप विदाउट मनी इन थेरेपीज़ को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास इन थेरेपीज़ के लिए जाएंगे तो वो चार्जेबल होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। मैं इतना जानती हूँ कि ये जो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, एंगर इशू थेरेपी हुआ, इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी हुई, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं। लेकिन एक बात ये भी मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो थेरेपीज़ हैं वो एक दिन में वर्क कभी भी नहीं करती। जिस तरीके से जितना गंदा आपका घर होगा उसकी सफाई में आपको कितना टाइम लगता है। अगर साफ़ सुथरा घर होगा, थोड़ी बहुत डस्ट होगी तो फटाफट से साफ़ हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा गंदा घर होगा तो क्या करोगे? जिसको आपने सालों से साफ़ नहीं किया तो उसको साफ़ करने में तो टाइम लगेगा ना। सेम ये थेरेपीज़ भी ऐसे ही वर्क करती हैं कि जितना ज़्यादा डीप आपने अपने आप को अंदर से डर्टी किया हुआ है, गंदा किया हुआ है, उतना ही आपको अपने आप को क्लीन करने में लगता है।
बस मैं श्योरिटी इतनी दे सकती हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम ये हीलिंग थेरेपीज़ लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको एट ए टाइम नज़र आता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं किन्हीं का एंगर इशू का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही थी, या उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कहूँगी कि मैं उनको एंगर रिलीज़ थेरेपी दे रही थी। उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने अपना जो इमोशंस है उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है। तो फर्स्ट टाइम की थेरेपी में उनको इतना हुआ कि उनकी जो डार्कनेस है, कि उनके अंदर की जो डार्कनेस है उसे रिलीज़ करते करते उन्हें रोशनी नज़र आनी स्टार्ट हुई। लेकिन ये रोशनी बहुत कम, मीन्स ये लगा कि हाँ, जैसे वो सेशन कंप्लीट हुआ तो उन्हें लगा कि मुझे कुछ वाइट सी रोशनी दिख रही है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, इसका मतलब जो आज की थेरेपी हुई है वो फ्रूटफुल रही है, उसने काम अच्छे से किया है। लेकिन क्योंकि वो इतने सालों की इमोशंस को सप्रेस किया गया है तो उसको क्लीन होने में भी टाइम लगेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जितनी भी आप थेरेपीज़ लेते हैं वो एकदम से वर्क करने लग जाती हैं और एक बार की थेरेपी में ही आप अपना पूरा एंगर इशू हील कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का हो जाता है बट कुछ लोगों को टाइम लगता है। जिन लोगों ने अपनी फीलिंग्स को जितना दबाया है, जितना सप्रेस किया है, उनको रिलीज़ करने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। मीन्स उनको मोर देन 3 और 4 थेरेपीज़ लेनी पड़ती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा एंगर इशू है तो उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फीलिंग्स को ना तो आप हद से ज़्यादा दबाइए और ना ही अपने एंगर इशू की वजह से दूसरों के ऊपर निकाल दीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको क्रिएटिव यूज़ कीजिए। मीन्स गुस्से में वो जो फोर्स बनी है आपके अंदर वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप उससे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी उस एंगर पावर को क्रिएशन में लगाइए और कुछ नया क्रिएट कीजिए, डिस्ट्रॉय करने की बजाय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और एक अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल एड्रेस पर मेल डालकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपना इशू लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे। अगर मुझे लगेगा कि वास्तव में आपकी प्रॉब्लम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ही सॉल्व हो सकती है तो ही मैं आपका रिग्रेशन करूँगी। बिकॉज़ मनी भी एनर्जी है और जो उसके चार्जेस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, वो आपको ज़्यादा लग सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के आप मेल डालिएगा, क्योंकि जो भी मुझसे सेशन लेगा उसे अपने सेशन के लिए, चाहे वो कोई भी थेरेपी ले, फ़र्स्ट अमाउंट 5000 पे करना होता है। और ये जो लोग बोलते हैं कि 5000 क्यों, वो लोग जब मुझसे कनेक्ट होते हैं तो अपने आप खुशी खुशी देना पसंद करते हैं। तो मेल डालने से पहले आप पहले इस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचिएगा। धन्यवाद। और मैं दिल से आपकी आभारी हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखकर इनर वर्क कर रहे हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं।